this is in continuation. So hello guys, this is in continuation with our lecture series. This is the fourth lecture. So this is our polity series in which we are discussing 1500 questions, topic wise and chapter wise. So we have already discussed 75 questions. We have started with parliament, topic parliament, and which is a very important topic, and we are covering approximately 150 questions from parliament, which will include both the previous year questions as well as very important questions from this chapter. And I don't think that any question is from parliament topic will come out of the discussion that we are doing here. So starting with the lecture, so 75 क्वेश्चंस कर लिए हैं, हम 76 क्वेश्चन करने जा रहे हैं. तो हमारा क्वेश्चन 76 क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट कैन इमिनेट ओनली फ्रॉम. ठीक है, अब डिमांड फॉर ग्रांट कौन करेगा? तो ये बजट का पार्ट है. अगर आपको बजट अच्छे से समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो आप जाके लक्ष्मीकांत एक बार फिर पढ़िए और फिर इसको सॉल्व कीजिए. तो डिमांड फॉर ग्रांट कैन इमिनेट ओनली फ्रॉम, ऑप्शंस हैं द लीडर ऑफ अपोजिशन, दूसरा है द एग्जीक्यूटिव, तीसरा है द चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमिटी, एनी मेंबर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी. अब कौन देगा डिमांड ग्रांट के लिए? कौन डिमांड देगा? डिमांड कौन करता है? बताइए इसका आंसर. इसका आंसर मैं बताता हूँ. इसका आंसर है बी, द एग्जीक्यूटिव्स. अब देखिए कि द डिमांड फॉर ग्रांट है, तो ग्रांट के लिए हर एक मिनिस्ट्री, एज वी ऑल नो कि हर एक मिनिस्ट्री जो है बजट में डिमांड करती है कि हमें इतना ग्रांट चाहिए, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल. तो एग्जीक्यूटिव का ही वो रोल होता है. लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई मतलब नहीं है इसमें. तो चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी जो थर्ड ऑप्शन है, इसका भी कुछ नहीं है. एस्टीमेट कमेटी वगैरह का रोल बाद में आता है स्क्रूटनी करने के लिए. एनी मेंबर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी, उससे भी कोई मतलब नहीं है. तो इसका आंसर होगा बी, एग्जीक्यूटिव. डिमांड फॉर ग्रांट यही लेके आते हैं. कोई भी मिनिस्टर्स जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, दे विल से दैट आई नीड दिस मच मनी फॉर दिस फिनेंशियल ईयर. अब 77th क्वेश्चन है मैच. 77th क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो. क्या है इसमें? पहला लिस्ट 1 में ग्रांट है, लिस्ट 2 में मीनिंग क्या है इसका? तो पहला है ऑप्शन ए है बोट ऑन अकाउंट, बोट ऑन क्रेडिट. फिर तीसरा है सप्लीमेंट्री ग्रांट फॉर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट, और चौथा है एक्सेस डिमांड फॉर ग्रांट. लिस्ट 2 में मीनिंग्स है. अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम पहले मीनिंग्स देखेंगे कि मीनिंग क्या है इसका, तो हम आसानी से कर सकते हैं इसका क्वेश्चन. अब देखिए लिस्ट 2 पढ़ते हैं पहले. एडिशनल एक्सपेंडिचर, पहला है लमसम मनी ग्रांटेड विदाउट डिटेल्ड एस्टीमेट. ठीक है. और दूसरा है एडिशनल एक्सपेंडिचर नोट कवर्ड इन द अप्रूव्ड बजट. तीसरा है अमाउंट स्पेंड इन एक्सेस ऑफ द ग्रांट, और चौथा है ग्रांट इन एडवांस पेंडिंग बजटरी अप्रूवल. अब जैसे ही चौथा हम पढ़ते हैं ग्रांट इन एडवांस पेंडिंग बजटरी अप्रूवल, तो ये हमें लग रहा है बोट ऑन अकाउंट की. जब ए लग रहा है तो ए का 4 है. अब ए का 4 देखिए सी और डी है, तो आंसर विल बी फ्रॉम सी एंड डी. दूसरा है, आप लोग भी साइमल्टेनियसली पॉज करके सॉल्व कीजिए. दूसरा है, उसके बाद आप सुन सकते हैं. दूसरा है अब बोट और है कि तो सी और डी में से आंसर है. अब दूसरा हम देखते हैं कि एडिशनल एक्सपेंडिचर नोट कवर इन अप्रूव्ड बजट. तो एडिशनल एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या होगा? एडिशनल एक्सपेंडिचर जो कवर्ड नहीं है बजट में, वो हम सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे देते हैं. तो सी का 2 लग रहा है. सी का 2. ओके, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि अमाउंट स्पेंड इन एक्सेस ऑफ ग्रांट. अमाउंट स्पेंड इन एक्सेस ऑफ ग्रांट, अगर ग्रांट से ज़्यादा अमाउंट हम दे रहे हैं तो वो होता है बोट ऑन ग्रांट. तो ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? हमारा आंसर सी लग रहा है कि ए का 4 होगा, ग्रांट इन एडवांस ऑफ द बजटरी अप्रूव्ड बोट ऑन अकाउंट. फिर बी का है 1, बोट ऑन क्रेडिट में क्या करते हैं? विदाउट डिटेल एस्टीमेट, बिना लिए हुए बोट ऑन क्रेडिट दे देते हैं. लमसम अमाउंट ग्रांटेड. सप्लीमेंट्री में होते हैं स्पेंड इन एक्सेस ऑफ द ग्रांट. ठीक है, सी का 2 होगा. सॉरी, ये सी का 2 होगा. हाँ, सी का 2 होगा इन द सेंस कि एडिशनल एक्सपेंडिचर नोट अप्रूव्ड बजट में जो नहीं किया गया है. सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या होता है कि सप्लीमेंट करते हैं जो हमें नहीं दिए, हमने उस टाइम पे नहीं दिया है और बाद में देना पड़ता है. और एक्सेस डिमांड फॉर ग्रांट डी का 3 है, अमाउंट स्पेंड एक्सेस ऑफ द ग्रांट. तो डी का 3 होगा. तो आंसर है सी. इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सी होगा. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. 0 आवर. 0 आवर कब लगता है? 0 आवर में इसमें आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए.
पहला ऑप्शन है एग्जैक्ट टाइम व्हेन द क्वेश्चन आवर एंड्स, टाइम दूसरा है टाइम बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा, तीसरा है टाइम एलोकेटेड फॉर इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द टू स्टेजेस ऑफ द डिस्कशन ऑन द बिल, चौथा है स्पेसिफिक डिमांड एलोकेटेड फॉर डिस्कशंस ऑन अ बजट। तो 0 आवर कब होता है, बताइए आंसर में। इसका आंसर बी होगा कि पहला आवर जो होता है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी सेशन, या तो वो होता है क्वेश्चन आवर। अब बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे इज सेट, जो टाइम पीरियड होता है उसको 0 आवर बोलते हैं। ये इनफॉर्मल डिस्कशन होता है इसमें, और विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट एनी, इसमें जो होता है कि विदाउट एनी फिक्स्ड डेट यू कैन आस्क क्वेश्चंस, विच लेजिस्लेचर आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, से क्वेश्चन पूछा जाता है। इट्स अ मेथड इन विच लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। तो ये होगा टाइम बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा। तो ये 78 का आंसर होगा बी। 79 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द राज्यसभा इज करेक्ट। अब राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस हैं, इट इज नॉट subject to dissolution, it has a term of 6 years, 1/3 of its member retire after every 2 years, its members shall not be less than 25 year of age। तो बताइए इसमें क्या दिया है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शंस देख लीजिए, पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। अब देखिए इसको एलिमिनेशन से हम सॉल्व करते हैं। इसका क्या है कि डी आंसर गलत है, इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 ईयर ऑफ एज। तो इसका मेंबर क्या होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 ईयर, तो डी इज अ रॉन्ग ऑप्शन। तो डी रॉन्ग ऑप्शन होगा तो क्या हो सकेगा, और बाकी तीनों सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। राज्यसभा का क्या है, डिजॉल्व नहीं होता है, इट्स अ परमानेंट चैम्बर, ये भी सही है। इट हैज़ अ टर्म ऑफ 6 ईयर, ये भी सही है। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर रिटायर करता है, ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर ऑफ 79 क्वेश्चन। तो आंसर इसका क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर होगा आपको ए। 80th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रेसिडेंस ओवर एवरी अदर मोशन। अब कुछ कुछ बहुत सारे मोशंस होते हैं which are must, जो it is compulsory that you will have to bring motion if you want to decide any question of public importance, ठीक है। एंड उसमें बहुत तरह के मोशन है। पहला है कॉलिंग, ऐसे अब है कि किसका सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, तो सबसे ज़्यादा किसको वैल्यू दिया जाएगा। उसमें है ऑप्शंस हैं हमारे, कॉलिंग अटेंशन मोशन, दूसरा हाफ एन आवर डिस्कशन, तीसरा है एडजॉर्नमेंट मोशन, चौथा है रिजोल्यूशन बाय बोथ द हाउस ज्वाइंटली, ठीक है। इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका आंसर होगा, मैं बताता हूँ, इसका आंसर है एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है कि व्हेन यू दिस मोशन इज ब्रॉट इन टू रेज द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर, पार्टिकुलर मिनिस्टर का किसी इंपॉर्टेंट पब्लिक डिस्कशन के लिए। तीसरा है हाफ एन आवर डिस्कशन, जब को हाफ एन आवर डिस्कशन में आधे घंटे का इंपॉर्टेंट मैटर में डिस्कशन करते हैं। एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, इसका स्पेशल प्रोसीड्योर है कि इट रिक्वायर 50 मेंबर्स का कम से कम इसमें चाहिए, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 50 मेंबर को, एंड 2 and हाफ आवर्स की डिस्कशन होता है। राज्यसभा इट इज ए स्पेशल मेजर, और इसमें एडजॉर्नमेंट मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राज्यसभा कैन नॉट इंट्रोड्यूस दिस मोशन, इट इज ओनली स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। तो एडजॉर्नमेंट मोशन को इसीलिए प्रेसिडेंस दिया गया है। अब 81 क्वेश्चन है मनी बिल डील्स विद। मनी बिल किससे डील करता है, द रिसिप्ट ऑफ मनी। रिसिप्ट का मतलब होता है इनकमिंग मनी, रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, गिविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बोरोइंग ऑफ मनी, तीसरा है कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चौथा है विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। बताइए कौन सा आंसर होगा। मैं बताता हूँ आंसर, इसका होगा आंसर बी। आंसर इसका बी होगा, ऑल आर करेक्ट। कि मनी बिल हर एक चीज़ से, तीनों फंड से रिलेट करता है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और कोई भी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बोरोइंग मनी। तो ये तीनों चारों चीज़ से रिलेट करते हैं। अब बताइए कि मनी बिल कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। ये आपका पहला क्वेश्चन है आज के लिए। व्हेन एन एडवांस ग्रांट इज मेड बाय पार्लियामेंट पेंडिंग द रेगुलर पासेज ऑफ द बिल इट इज कॉल्ड। बताइए ये क्या कहता है, एडवांस ग्रांट कब बनते हैं, जब बजट पास नहीं होता है फिर भी फॉर रेगुलर एंड डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए एडवांस ग्रांट दिया जाता है। क्या होगा वो, बोट ऑन क्रेडिट, टोकन ग्रांट, बोट ऑन अकाउंट या सप्लीमेंट्री ग्रांट। बताइए, वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर लेक्चर। अगर आप ये आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप अर्लियर लेक्चर्स दीजिए, और इफ यू लिसन टू डिस्कशन तो यू विल डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सी, बोट ऑन अकाउंट। 83rd है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
क्या है स्टेटमेंट्स? द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू बी फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में एलोकेट किया जाता है टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड बाय द यूनियन टेरिटरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑन बिहाफ कंटेंट इन द 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या बोल रहा है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा जो है कौन से शेड्यूल में है, इज इट इन 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड द बॉडी फंक्शनिंग एज लेजिस्लेचर फॉर यूनियन टेरिटरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो पहला जो है ये तो सही है कि 4th शेड्यूल में ही दिया हुआ है कि हाउ द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा होगा। दूसरा है ईच स्टेट एंड राज्यसभा इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड बॉडी फंक्शनिंग। अब ये देखिए इसमें क्या है, दूसरा स्टेटमेंट गलत इसीलिए हो जाएगा क्योंकि ये तो सही है, ये स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट जो है इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर तो करता ही है, एंड बाय बॉडी फंक्शनिंग एज लेजिस्लेचर फॉर यूनियन। अब यूनियन टेरिटरी के केस में जो होता है एक कॉलेजियम बनाया जाता है एंड दैट स्पेशल कॉलेजियम विल, ये बॉडी फंक्शनिंग एज लेजिस्लेचर फॉर यूनियन टेरिटरीज ऐसा नहीं है, स्पेशल कॉलेजियम। इस सेकंड दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये बॉडी फंक्शनिंग एज लेजिस्लेचर फॉर यूनियन टेरिटरी ये नहीं होगा, कॉलेजियम स्पेशल कॉलेजियम बनाया जाता है दैट विल सेलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरी इन अकॉर्डेंस विद, ये तो सही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ही होता है। और बताइए कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और किसके किसके इलेक्शंस में होता है, ये आपको कमेंट सेक्शंस में आंसर देना है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है और किसके, क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, या राज्यसभा के मेंबर में होता है, ये तो देख ही रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये बॉडी फंक्शनिंग एज लेजिस्लेचर फॉर यूनियन टेरिटरी ये नहीं है इन्वॉल्व। इसमें एक कॉलेजियम बनाए जाते हैं, अगर यूनियन टेरिटरी से मेंबर आपको सेलेक्ट करना है तो कॉलेजियम विल बी इज स्पेशली मेड एंड दैट कॉलेजियम विल सेलेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन। 84th क्वेश्चन देखते हैं। The nature of a bill which is certified by speaker as money bill shall not be open to question in either house of the parliament but can be taken up only in court of law। बताइए क्या होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, सिमिलर लाइंस पे, सेम क्वेश्चन नहीं किया, सिमिलर लाइंस पे। दूसरा स्टेटमेंट है कि आफ्टर द ग्रांट इंक्लूडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर voted by the house of the people, the grant so made by the house of the people as well as the expenditure charged on the consolidated fund of India and taxing proposal of the budget are incorporated in the appropriation bill। क्या बोल रहा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब ग्रांट दे दिया जाता है तो क्या होता है, द ग्रांट सो बाय द पीपल ऑफ एज वेल एज एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या टैक्सिंग प्रपोजल भी, क्या टैक्सिंग प्रपोजल अप्रोप्रिएशन बिल में रहता है। ये दोनों स्टेटमेंट है, आप बताइए कौन सा आंसर होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। टाइम्स अप। अब देखिए पहला चीज जो है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। कैसे गलत है, इसका आंसर डी है। हम डिस्कस करते हैं क्यों है आंसर डी। ये देखिए पहला क्या कह रहा है कि अब जो मनी बिल है, कोई बिल मनी बिल की नहीं, दैट इज द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस, और किसी लॉ में भी डिस्कस नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट आधार बिल को पास किया गया था एज अ मनी बिल ओनली। तो सो दैट पिटिशन वेंट इन सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड कि that it does not have any discussion, any jurisdiction over that whether a bill is money bill, that is completely jurisdiction वो स्पीकर ऑफ द हाउस है। तो ओनली कोर्ट ऑफ लॉ ये जो है ये गलत दिया हुआ है, यहाँ कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं कर सकते हम। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये क्यों गलत है, क्योंकि ये बात सही है कि जो है कि ग्रांट जो होगा और या चार्ज जो होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा, मगर ये दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट जो है टैक्सिंग प्रपोजल ऑफ द बजट इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रोप्रिएशन बिल। तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स दैट आपको एक बार बजट का जो पासेस कैसे होता है, 6 स्टेजेस हैं, यू विल हैव टू गो थोरो विद दैट। इफ़ यू गाइज विल टेल मी तो आई कैन ऑल्सो अपलोड अ वीडियो फॉर दैट जिसमें आपकी क्लैरिटी हो जाए, वरना आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, इट्स गिवन मेंशन देयर, या नहीं तो मैं अगर आप बोलोगे तो वीडियो डाल दूंगा। तो ये जो है टैक्सिंग प्रपोजल ऑफ द बजट आर इनकॉर्पोरेटेड, ये टैक्सिंग प्रपोजल जो होता है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंस बिल, नॉट इन अप्रोप्रिएशन बिल, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज मनी बिल का टोटल जुरिसडिक्शन स्पीकर होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्टेटमेंट है यूजुअली अ वोट ऑन अकाउंट इज डिस्कस्ड इन डिटेल एंड वोटेड अपॉन बाय द पार्लियामेंट। इसका रीजन स्टेटमेंट 2 है ए वोट ऑन अकाउंट empowers the Lok Sabha to make a grant in advance for a part of a financial year pending completion of budgetary process। बताइए क्या होगा आंसर इसका। टाइम्स अप, या पॉज करके बताइए। इसका आंसर होगा डी, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, क्योंकि वोट ऑफ अकाउंट जो है उसमें वोट नहीं करना पड़ता है। वोट ऑफ अकाउंट स्पेशल प्रोविजन है। और स्टेटमेंट 2 सही है कि फिनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होने पे रहता है एंड तो वो जो मिसमैच होता है, तो टाइमिंग का जो मिसमैच है, जब तक बजट पास नहीं हो जाता है तब तक एलोकेट किया जाता है एंड द अमाउंट इज यूजुअली 1/6 ऑफ द नॉर्मल बजट के हिसाब से। तो डी होगा। When an ordinary bill is referred to a joint sitting of the both the house of the parliament, it has to be passed by। अब ऑर्डिनरी बिल कब लाते हैं, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। बताइए कि ऑर्डिनरी बिल कब लाया जाता है। तो ऑर्डिनरी बिल जब जॉइंट सिटिंग बुलाया जाता है तो क्या होता है, इट हैज़ टू बी पास्ड बाय, पहला ऑप्शन है सिंपल मेजोरिटी बाय टोटल मेंबरशिप ऑफ द बोथ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजोरिटी, दूसरा है 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर पासिंग। क्या वो सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है, या 2/3 से, या सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस, या 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप नंबर ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग। बताइए आंसर। पॉज कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ए, सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग ही होगा, कि जितने प्रेजेंट हैं जितने वोटिंग है। अब देखिए कंफ्यूजन ए और सी में आप लोग को लग रहा होगा। सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस, अब टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप नहीं लिया जाता है, जो जितने प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं बस उतना ही लिया जाता है। और इसीलिए बोला जाता है एंड इट इज बीइंग सेड दैट इन द जॉइंट सिटिंग लोकसभा हैज अपर हैंड बिकॉज द नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा आर मोर। तो दैट इज वाई इसका आंसर हो जाएगा ए, ये टोटल मेंबरशिप नहीं लिया जाता है और सिंपल मेजोरिटी से ही पास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा। क्या है कि द ओरिजिन ऑफ राज्यसभा कैन बी ट्रैक्ड डाउन इन 1919 व्हेन इन परसुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बोल रहा है कि ये ओरिजिन जो हुआ है राज्यसभा का उसको ट्रेस कर सकते हैं 1919 एक्ट से, जब सेकेंड चैम्बर बनाया गया था, व्हेन अ सेकेंड चैम्बर नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो क्रिएट किया हुआ था 1919 में क्रिएट किया गया था, तो क्या वो ओरिजिन वहाँ से है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है Rajya has a special power to declare that it is necessary and expedient in the national interest that Parliament can make laws with respect to the matter in the state list। ये दोनों क्वेश्चन, दो ऑप्शन है। बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, क्या होगा बताइए, सी। सी है आंसर। हाँ ये सही है कि 1919 में ही इसका जो ओरिजिन बताया जा रहा है, ये पहला स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, स्पेशल पावर है स्टेट के रिस्पेक्ट में, बिकॉज राज्यसभा को इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड इट टेक इनटू द कंसिडरेशन द स्टेट्स, दैट इज व्हाई इट कैन अलाउ द पार्लियामेंट टू मेक सर्टेन प्रोविजंस इन द स्टेट लिस्ट में अगर कुछ है। ऐसे तो पार्लियामेंट कैन ओनली मेक लॉज इन द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, बट इन सर्टेन कंडीशन सच एज दीज आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस व्हेन राज्यसभा विल टेल सो, पार्लियामेंट कैन इवन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में एक क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या है। इज सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, क्या वोटिंग होगी। इज नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ राज्यसभा। इज नॉट सबमिटेड फॉर द सेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट सेक्शन देना पड़ेगा। इज नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, या क्या बार पार्लियामेंट वोट करेगा, इन नोट सबमिट किया जाएगा। बताइए आंसर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसीलिए हम जनरल ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम आप पुराने लेक्चर्स देखिए, उसमें आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा, इज नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि एक्सपेंडिचर दो तरह की होती हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर एज वेल सम एक्सपेंडिचर दैट इज मेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज एक्सपेंडिचर को कोई भी हाउस में वोट नहीं कर सकते हैं, वोटिंग इज नॉट अलाउड, दैट इज व्हाई इट इज चार्ज एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें सैलरीज होती है सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की, and parliament, so that parliament cannot take over this position, take over कि executive जो है ज़्यादा powerful ना हो जाए, so that it's also a method by which parliament controls over the executive। तो ये हो गया एक चीज़, it's not submitted to the vote of parliament। अगला क्वेश्चन 89 है, no tax shall be levied or collected by authority of law, which article in the constitution of India provides this। अब कोई टैक्स नहीं लेवी करेगा except by authority of law, बिना लॉ के कोई टैक्स आप लेवाई नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल में ऐसा मेंशन है, 209, 215, 256, 265। सी दिस ईयर दीज ईयर्स ना
क्वेश्चन, दीज काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन पुट। इसका आंसर आप बताइए क्या है। इसका आंसर आर्टिकल 265 है। दिया हुआ है कि कोई भी टैक्स अगर नहीं कलेक्ट करेंगे बिना ऑथोरिटी ऑफ लॉ। 90 में क्या दिया हुआ है, 90 क्वेश्चन है, द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द बजट एंड रिक्वायर्ड टू बी वोट बाय लोकसभा आर सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ। बताइए कि ये जो एक्सपेंडिचर आपको करना है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय डिस्कशंस, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, इफ यू हैव listened the earlier videos you won't have a problem in solving these questions. In fact any questions that comes from parliament chapter, the estimate of expenditure, अगर estimate बनाना है expenditure का from consolidated fund of India, उसमें budget है और vote करना पड़ेगा लोकसभा में, ठीक है। किस फॉर्म में सबमिट होता है ये, चार्ज एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। अब देखिए, और कैपिटल बजट के टाइम में, डिमांड फॉर ग्रांट के फॉर्म में, या रेवेन्यू बजट के टाइम में। आंसर बताइए। अब इसका आंसर होगा सी, डिमांड फॉर ग्रांट। अब क्यों आंसर सी होगा, कैसे एलिमिनेट करना है इसका, देखिए कि सिंस इट हैज ऑलरेडी टोल्ड दैट इट इज द वोटेबल पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। If it is votable part of consolidated fund of India, तो it cannot be charge expenditure, तो one cannot be possible, right? One possible नहीं होगा क्योंकि charge expenditure cannot be voted। तो दूसरा देखते हैं कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट, ये तो बजट का पार्ट होता है और इट कम्स इन द डिमांड फॉर ग्रांट। तो जो भी एस्टिमेट होगा एक्सपेंडिचर का, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट। तो आंसर इज सी। 91 क्वेश्चन देखते हैं। अब है द क्वेश्चन आस्क्ड ऑरली, अच्छे ढंग से पढ़िए क्वेश्चन क्या बता रहा है। द क्वेश्चन आस्क्ड ऑरली आफ्टर द क्वेश्चन आवर इन द हाउस इज कॉल्ड। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन ऑरली पूछा जाता है, आस्क्ड ऑरली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, बोल रहा है कि क्वेश्चन आवर के बाद, आफ्टर दिया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं। अब या ऑप्शन है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन या अनस्टार्ट क्वेश्चन। आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। क्यों होगा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा कि हो सकता है स्टार्ट क्वेश्चन हो। कि क्या होता है कि क्वेश्चन आवर में बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली द फर्स्ट आवर ऑफ एनी फर्स्ट सेशन या एनी सेशन ऑफ लोकसभा इज क्वेश्चन आवर ओनली एंड इन विच सो मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड, लेजिस्लेचर आस्क्ड द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट इज स्टार्ट क्वेश्चन, जो ऑरली जवाब दिया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव। अनस्टार्ट क्वेश्चन भी है, जो कि अनस्टार्ट क्वेश्चन कब जवाब देते हैं हम, अनस्टार्ट क्वेश्चन हम जवाब देते हैं रिटर्न में। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आफ्टर द शॉर्ट नोटिस ऑफ 10 डेज। अब है कि स्टार्ट क्वेश्चन इसीलिए नहीं होगा आंसर क्योंकि यहाँ आफ्टर बोला है, ऑरली आफ्टर द क्वेश्चन आवर बोला है, तो आफ्टर के लिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही होगा कि वंस यू आस्क द क्वेश्चन ऑरली तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं आफ्टर द आंसर, तो इसीलिए इसका आंसर ए होगा। अब है द इकोनॉमिक कट मोशन 6 टू रिड्यूस द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अ डिमांड फॉर ग्रांट बाय। अब हमने देखा था कट मोशन होता है, 2-3 तरह के कट मोशंस होते हैं। तो इकोनॉमिक कट मोशन में क्या होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट से, ये बताइए क्या होगा आंसर इसका, रुपी 1 रुपी 100 या 1 रुपी या स्पेसिफिक अमाउंट या अनस्पेसिफाइड अमाउंट। स्पेसिफिक अमाउंट से कम करते हैं इसमें। अब को कट मोशन वगैरह क्या है, वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर लेक्चर्स। अगर आपको इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज यू कैन वॉच टू दोज डिस्कशंस एंड यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू इट, समझ में आएगा। नहीं तो एक बार आप लक्ष्मीकांत सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो इसका स्पेसिफिक अमाउंट से अगर रिड्यूस करना होगा, कट मोशन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। 93rd क्या है, 93rd मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में है। तो पहला है वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, दूसरा है बजट, तीसरा मनी बिल, तीसरा चौथा है चार्ज एक्सपेंडिचर, और लिस्ट 2 में है प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट सब्जेक्ट टू वोट बाय पार्लियामेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, इनएक्टमेंट ऑफ बजट और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो दूसरे साइड से हम पढ़ते हैं, देखिए क्या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कब चाहिए हमको प्रायर कंसेंट ऑफ द, हमें पता है मनी बिल के केस में चाहिए, तो सी का 1 हो जाएगा। तो देखिए सी का 1 क्या है, ए में ही है, तो ए हो जाएगा आपको आंसर। अब हियर वी आर लकी इनफ दैट वी गॉट सी एज आंसर, मगर अगर नहीं होगा ऐसा तो इसीलिए हम दूसरे भी पढ़ेंगे। दूसरा है नोट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। अब कौन ऐसा चीज़ है जो सब्जेक्ट टू द वोट पार्लियामेंट कैन नॉट वोट फॉर इट, वो होगा चार्ज एक्सपेंडिचर। तो डी का क्या होगा 2, तो यहाँ भी देखिए डी का 2 है। तीसरा है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज। तो सोशियो इकोनॉमिक चेंज का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली वी नो कि बजट जो होता है तो सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व और बजट में बहुत सारे स्कीम होते हैं एंड स्कीम विल लीड टू सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। तो बी का हो जाएगा 3, दैट इज बी का 3। और क्या है, वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट है, तो ए हो जाएगा डिमांड फॉर ग्रांट, इनएक्टमेंट ऑफ बजट। तो देख लिया हमने, ए होगा इसका आंसर।
अब 94 क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। तो पेंडिंग द पैसेज ऑफ द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट Provisional Collection of Tax Act 1931 empowers the government to collect taxes for a period of। अब है अगर पेंडिंग हो गया, फाइनेंस एक्ट पेंड हो गया इन द पार्लियामेंट में, तो एक प्रोविजनल एक्ट बनाया जाता है, कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट बनाया जाता है। ये प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट बनाया जाता है, वो इंपावर देता है कि कितना दिन के लिए टैक्स कलेक्ट कर सकता है, 50 डेज, 60 डेज, 75 डेज, 90 डेज। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इट्स ओके। इसका आंसर होगा 75 डेज है। अब 95th क्वेश्चन है, द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ। बताइए कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो हमारे पास 3 फंड्स है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये 266 आर्टिकल में दिया हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ क्या है, एक्साइज ड्यूटी एंड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, या मनी रेज्ड ऑन फ्रॉम ऑल लोन्स, या ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेल मी द आंसर्स। इसका आंसर है डी। तो जितने भी रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं दैट इज द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन 96 देखते हैं, वो क्या है वो, ए ग्रांट प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग द रेगुलर पैसेज ऑफ द बजट इज कॉल्ड। बताइए इसका आंसर। डिस्कशन में आया था पहले, क्या होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टोकन अकाउंट, बोट ऑन अकाउंट या कट मोशन। इसका आंसर होगा बोट ऑन अकाउंट। बोट ऑन अकाउंट में यही होता है ना कि जब पेंडिंग होता है पैसेज ऑफ द बजट, पेंडिंग होता है, पैसेज पेंडिंग होता है, देन बोट ऑन अकाउंट में 1/6 ऑफ द मनी इज गिवन टू द एग्जीक्यूटिव फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अब देखिए बुलेटिन हम हर एक लेक्चर में एक बार आ रहा है, बट इट्स इंपॉर्टेंट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बजट द टर्म बुलेटिन इज यूज्ड टू रेफरेंस टू, किस रेफरेंस में बुलेटिन है। मगर ये क्वेश्चन बिल्कुल बुलेटिन तो आया है, बट ऑप्शंस आर वेरी मच डिफरेंट। सी आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इन प्रीलिम्स कि क्वेश्चन अगर सेम भी है तो ऑप्शंस डिफिकल्ट बना दिए जाते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। देखिए जैसे बुलेटिन आपको पता भी होगा, मगर आप यहाँ क्वेश्चन आंसर करने कीजिएगा तो इट विल सीम्स थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट ऑप्शंस आर मेड डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई वी आर हियर टू डिसिफर दैट। आपके लिए आसान बनाने के लिए हम यहाँ हैं। तो पहला है अप्रोप्रिएशन बिल, दूसरा है बुलेटिन में क्या होता है, किस चीज़ के रेफरेंस में है। पहला अप्रोप्रिएशन बिल है, दूसरा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ चार्जेस है, तीसरा बोटिंग ऑफ डिमांड्स है, चौथा है फाइनेंस बिल। बताइए आंसर। एक हिंट देता हूं कि बुलेटिन बजट से रिलेटेड है। अब आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा सी, बोटिंग ऑफ डिमांड्स। इसका आंसर सी हुआ, बोटिंग ऑफ डिमांड्स। अब हम बताएंगे कि बुलेटिन में क्या होता है। और बजट जब पास होती है तो टाइम कम होने के कारण ऑल द डिस्कस्ड एंड अनडिस्कस्ड पार्ट आर बोटेड, एक ही साथ वोट करते हैं, इसीलिए बोटिंग ऑफ डिमांड्स होगा। 98 क्वेश्चन है, द चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, ये भी आप बता सकते हैं कि एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। दूसरा है डेप्थ चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल। तीसरा है द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द सर्टेन हाई ऑफिशियल्स। बताइए कि चार्ज एक्सपेंडिचर वही होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में ही बात कर रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर। डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। बताइए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए कि कोई भी जजमेंट, डिग्री वगैरह, डिग्री, अवार्ड ऑफ आर्बिट्री ट्रिब्यूनल, कोई भी ट्रिब्यूनल दे दिया है तो उससे केस लड़ना है तो इस पे चार्ज होगा, डेप्थ चार्जेस भी होगा। और सैलरीज ऑफ हाई ऑफिशियल्स में कैग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी आएगा। अब 99 क्वेश्चन करते हैं। ये द पार्लियामेंट एक्सर्ट अथॉरिटी ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द अप्रोप्रिएशन प्रोसेस। स्टेटमेंट 1 है कि पार्लियामेंट ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस कि ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू अप्रोप्रिएशन प्रोसेस अथॉरिटी करती है। दूसरा है द ग्रॉस अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ ऑफिशियल एक्टिविटी एंड आइटमाइज्ड अप्रोप्रिएशन एक्ट में लीव लिटिल और नो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर ए होगा। आंसर मैं बताता हूँ, ये आंसर होगा, दोनों सही है और दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि देखिए पार्लियामेंट्री जो है, पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू अप्रोप्रिएशन प्रोसेस। ये बहुत लंबा प्रोसेस है कि अप्रोप्रिएशन प्रोसेस है। इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट मनी या इफ़ यू वांट टू अप्रोप्रिएट सर्टेन मनी फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो अप्रोप्रिएशन एक्ट लाना पड़ेगा, तो ये पहला सही है। दूसरा है कि तो जितना अमाउंट है डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। अब कितना एक्टिविटी एग्जीक्यूटिव ले सकती है दैट विल टोटली भी कौन डिटरमाइन करेगा,
कि कितना पैसा उसको मिला है और पैसा कौन कहाँ से आ रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है, दैट इज डिटरमाइंड बाय लेजिस्लेचर। तो दोनों, दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का, तो ये 100th क्वेश्चन है अपना। Consider the following. After the demand for grant in an annual financial statement are voted by Lok Sabha, the grants so made as well as the expenditure charged on the Consolidated Fund of India are incorporated in annual finance bill. इस तरह का क्वेश्चन एक ऊपर देखा है, मगर ये अलग क्वेश्चन है, तो आप सोचिए इस पे कि क्या बोल रहा है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हम एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन ये भी डालेंगे और एनुअल फाइनेंस बिल में डालेंगे? The taxing proposal of the budget are included in appropriation bill. टैक्सिंग प्रपोजल एप्रोप्रिएशन बिल में डालेंगे। बताइए इसका क्या होगा आंसर। देखिए ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, इट मीन्स बजटिंग जो है, बजटिंग पार्ट जो है क्लियर नहीं है, एंड दैट पार्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो यू कैन गो एंड रेफर लक्ष्मीकांत एक बार, देन यू कैन कम अगेन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। एंड अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आई कैन ऑल्सो मेक सर्टन वीडियोज़ ऑन दोज पार्ट। अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, कहीं समझने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू दैट। अब इसका आंसर बताइए क्या। इसका आंसर देखिए नाइदर होगा। क्यों होगा नाइदर? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सोचिए इस पर। अब देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बजट। बजट इज अ टर्म दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट, सॉरी इन कॉन्स्टिट्यूशन। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला है कि बोल रहा है कि आफ्टर द डिमांड ऑफ ग्रांट इन एनुअल फाइनेंस वोटेड, वोटिंग जब हो गया बाय लोकसभा, द ग्रांट सो मेड एज वेल एज एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर इनकॉर्पोरेटेड। एनुअल फाइनेंशियल बिल में नहीं इनकॉर्पोरेट करते हैं उसको, ये गलत दे दिया है। एनुअल फाइनेंशियल बिल में हम ये कहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये अप्रोप्रिएशन बिल में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये सारा चीज़ यहाँ एनुअल फाइनेंशियल बिल जो है ये गलत है, यहाँ अप्रोप्रिएशन बिल होना चाहिए। एनुअल फाइनेंशियल बिल में हम क्या डालते हैं, उसमें टैक्सेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर में अगर आपको टैक्सेशन कुछ करना है, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड। तो इसीलिए ये गलती हो गया। अब दूसरा देखिए कि टैक्स प्रपोजल फॉर द बजट आर इंक्लूडेड इन अप्रोप्रिएशन बिल। ये अप्रोप्रिएशन बिल यहाँ नहीं होगा, फाइनेंस बिल होगा। तो टैक्स प्रपोजल फाइनेंस बिल में जो यही चेंज कर दिया यहाँ, इसीलिए आंसर इसका डी हो गया। तो दैट्स इट गाइज। तो आपका ये 100 क्वेश्चन का जो सेट था, इट वॉज जस्ट ऑन पार्लियामेंट टॉपिक। पार्लियामेंट चैप्टर जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है, हर एक साल 5 क्वेश्चंस तो घुमा फिरा के आ ही जाते हैं पार्लियामेंट टॉपिक से। तो ये 100 क्वेश्चन था। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, दैट इज़ लेक्चर 5th जो होगा, उसमें हम जितने भी 25 ईयर में 1993 से या जितने भी मिल पाएगा मुझे, वो सिर्फ इस चैप्टर में, चैप्टर बाय चैप्टर अगर आपका स्ट्रांग होता है तो पॉलिटी में आप 100% लाइक अगर 20 क्वेश्चन आता है तो यू कैन स्कोर 20 on 20, तभी आपका प्रीलिम्स में आप स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा। और आईएफएस की कटअप भी तभी आप निकाल सकते हैं अगर आप 20 on 20 अगर प्रीलिम्स में अगर आप पॉलिटी में ला रहे हैं तो। और इसके लिए बहुत रिगरस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसीलिए हम टॉपिक बाय टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ले आए हैं, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन पार्लियामेंट ले आए हैं। और रिमेनिंग में टोटल 50 क्वेश्चंस के अराउंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए होंगे, लास्ट 25 ईयर में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और आगे चल के अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो वी कैन ऑल्सो 3-4 टॉपिक्स पे एक टेस्ट भी हम ले सकते हैं, कि जो कि टेस्ट मैं टेलीग्राम चैनल या कहीं पे डालूंगा, आप लोग सॉल्व कीजिए और उसके बाद में उसकी डिस्कशन भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। तो प्लीज़ टेल मी इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ सजेशन, इफ़ यू कुछ सजेस्ट अगर आपको करना है या कुछ चेंजेस लाना है इस वीडियो में, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन इवन मेल मी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू।